नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही लोगों का चुनाव को लेकर इंतजार भी खत्म हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि 19 अप्रैल से मतदान शुरू होंगे, जिसमें 7 चरणों में वोटिंग की जाएगी और ये चुनाव 1 जून तक होंगे और 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में भी विधानसभा से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और इसी के साथ देश में जहां जहां उपचुनाव है वहां पर भी पूरा कराया जाएगा। और साथ इस बात को लेकर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को सभी लोकसभा सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे और इसी के साथ 25 मई को ही करनाल विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी संपन्न कराए जाएंगे। Poll phase 1. We'll do it in 7 phases, as was done last time. 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now. And last date of withdrawal would be 30th March and date of poll would be 19th of April. और 19 अप्रैल को यहाँ वोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और साथ ही 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की रेवाड़ी से। रेवाड़ी में बॉयलर फटने से हुआ बड़ा हादसा। लाइफ लोन कंपनी में हुआ हादसा और बॉयलर फटने से झुलसे 40 कर्मचारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी। घायलों को किया गया हायर सेंटर रेफर। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घटना पर जताया दुख। घायलों को पूर्ण इलाज के लिए दिए निर्देश। बड़ी खबर, अहम जानकारी। एसडीएम रेवाड़ी की अध्यक्षता में जांच के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही निश्चित समयावधि में जांच कर सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बड़ी खबर, अहम जानकारी रेवाड़ी से। बॉयलर फटने से हुआ बड़ा हादसा। घायलों को पूर्ण इलाज के लिए निर्देश जारी किए गए हैं और बॉयलर फटने से 40 कर्मचारी झुलस गए। एसडीएम रेवाड़ी को निर्देश दिए गए हैं। रेवाड़ी में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा। घायलों को पूर्ण इलाज के लिए दिए गए निर्देश। बॉयलर फटने से झुलसे 40 कर्मचारी। एसडीएम रेवाड़ी की अध्यक्षता में होगी जांच। रेवाड़ी का ये मामला बताया जा रहा है जहां पर बॉयलर फटने से 40 कर्मचारी झुलस गए हैं और साथ ही घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। लाइफ लोन कंपनी में फटा बॉयलर। ये दारोड़ा में जो है ना बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें किसी फैक्ट्री में कोई बॉयलर जो है फट गया है, जिसमें काफ़ी बर्न इंजरीज है और पता लगते ही इमीडिएट हमने एम्बुलेंस यहाँ से जो 10 वहाँ भेज दी गई थी। वहाँ एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, वहाँ उन्होंने कहा कि अभी स्टेबल है जी, रेफर करने की जरूरत नहीं, अभी एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उनको बता दिया जब भी कोई जरूरत हो पता। यहाँ रेवाड़ी में भी आईएमए को हमने अलर्ट कर दिया, सभी हॉस्पिटल को अलर्ट कर दिया है कि इस तरह का पेशेंट जो डायरेक्ट वहाँ जाता है तो उसका अच्छे से केयर किया जाए। हमारे यहाँ अभी 23 पेशेंट एडमिट है, सभी स्टेबल है। हमारी दोनों सर्जन भी सारी टीम के साथ लगी हुई है और उनको सारी केयर दी जा रही है। एक पेशेंट हम सीरियस था जो हम रोहतक रेफर कर चुके हैं, अभी 2 पेशेंट और एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे। दिल्ली में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी और आचार संहिता लगने को लेकर उन्होंने कहा कि आचार संहिता लगते ही मैंने सरकारी गाड़ी लुटा दी और उन्होंने कहा कि लोकसभा के 10 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और करनाल में उपचुनाव है वो भी लड़ेंगे और जीतेंगे। और आचार संहिता लगी इसी वास्ते तो सरकारी गाड़ी भेज दी उन्होंने।
चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से पूरे देश में 10 की 10 सीट लड़ेंगे लोकसभा में, और एक बाई इलेक्शन असेंबली का बनाल का लड़ेंगे। पूरे देश में माहौल किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ तो बीजेपी अपने बड़े दावे कर रही है और कांग्रेस को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं? क्या कांग्रेस बिल का तैयार है, इंडिया ब्लॉक यूरोप बिल का तैयार है, और ये दावे तो करते ही हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा झज्जर पहुंची और झज्जर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रचार तंत्र पर भाजपा की पूरी तरह से भाजपा का कब्जा है और साथ ही इस दौरान उन्होंने युवा वर्ग से आह्वान किया कि सोशल मीडिया के झूठ और सच से बचकर सूझबूझ से राजनीतिक फैसला लेने को कहा और साथ ही भाजपा को उन्होंने पूंजीपतियों की सरकार बताया। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज ये बात मैं नहीं कह रही, आप सरकारी आंकड़े उठा के देख लीजिए। कानून व्यवस्था के नाम पे हरियाणा बिल्कुल आखिरी पायदान पे पहुंच चुका। जहां हमारी सरकार के दौरान बहन बेटियां सुरक्षित थी, रात को शाम को भी कोई अपने घर से निकलने में परेशान नहीं होता था, आज दिन दिहाड़े जब एक राजनीतिक व्यक्ति की गाड़ी रोककर गोली चला दी जाती है तो आम आदमी तो कहां से सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षा नहीं है, ना बहन बेटियों की है, ना आम नागरिक की है, ना व्यापारी की है, कोई सुरक्षित नहीं। भूपेंद्र हुड्डा की परिवार में उसने जन्म लिया, उसके खुद के दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, 8 बार जेल गए। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो ने कुरुक्षेत्र से अभय चौटाला के नाम की घोषणा की। कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में घोषणा की गई है और साथ ही इस दौरान इनेलो बता दें कि अनुशासन समिति के चेयरमैन शेर सिंह बड़शामी भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का फैसला चौटाला साहब ने किया है। वर्कर की राय के आधार पे, रायशुमारी के आधार पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यहां से उम्मीदवार का नाम फाइनल किया है और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अगली खबर अंबाला से है, जहां मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के पहली प्रतिक्रिया सामने आई और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ भी पता नहीं है और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई सूचना मिली और ना ही किसी ने उनसे संपर्क किया। शपथ ग्रहण के बाद से लेकर अब तक उनकी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। आगे उन्होंने कहा कि नई सरकार अच्छा काम कर रही है और ये अच्छी सरकार चलाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी उनके छोटे भाई हैं और वो बहुत बेहतरीन काम करेंगे। मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया, ना मेरे से किसी ने संपर्क किया। ये सब कोई मनाने आया, आपको किसी ने बात की? नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में अशोक तंवर शामिल हुए और बहादुरगढ़ पहुंचे। वहीं अशोक तंवर ने गणपति भगवान से उनके दर पर माथा टेका और साथ ही चुनाव में सफलता की मन्नत भी मांगी। अशोक तंवर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी सफलता और विकास की गारंटी है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बीजेपी से उन्हें प्रत्याशी बनने पर धन्यवाद भी व्यक्त किया और अशोक तंवर का कहना है कि वो विभिन्न मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और अपने समर्थन में वोट की अपील करेंगे। हमारा
ये भारतीय जनता पार्टी ने जो आस्था विश्वास जो आशीर्वाद दिया है मुझे, सिरसा के लोगों ने, पार्टी संगठन ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी, हमारे प्रभारी विप्लव देव जी ने, तमाम संगठन के जो और दूसरे हमारे सभी नेता हैं, फणेंद्र जी ने, सिरसा की जनता ने, आज शुरुआत हो रही है। आप देख रहे हैं बहादुरगढ़ इस झज्जर की हमारा जो गणपति धाम है वहां से शुरुआत हुई है और बीते कुछ दिनों में हरियाणा में एक के बाद एक सियासी उलटफेर से राजनीति गरमा गई और बीजेपी से नाराज चल रहे पूर्व आईएएस और सांसद बृजेंद्र सिंह ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस ज्वाइन कर ली और चर्चाएं ऐसी भी है कि जिस हिसार में लोकसभा सीट से बृजेंद्र सिंह सांसद हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और साथ ही बता दें कि कुछ जानकारों का कहना है कि सोनीपत से कांग्रेस के टिकट से ताल ठोक सकते हैं और बीजेपी छोड़ने के बाद बृजेंद्र सिंह बहादुरगढ़ पहुंचे और इस दौरान उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और इस मौके पर कांग्रेस में शामिल हुए बृजेंद्र सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन, अग्निपथ स्कीम, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों की अनदेखी के बाद मैंने बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया है। सहज नहीं था। मैं पार्टी ने मेरे को मौका दिया, भाजपा ने, मैं सांसद बन के गया, लेकिन बहुत जल्दी मेरे को समझ में आ गया कि मेरा उनके साथ मेल नहीं बैठता, ना तो वैचारिक तौर पे और ना व्यक्तिगत तौर पे। और उसके बाद जो आपको पता ही है, जो 3-4 मुख्य घटनाएं हुई, वो सारी की सारी हमारे प्रदेश और हमारे इलाके को प्रभावित करती थी। चाहे वो किसान आंदोलन हो या ये अग्निपथ की स्कीम हो, जिसमें सारा फौज की भर्ती का सिस्टम बदल गया और फौज की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं नौकरी की, वो सारी बदल गई। उसके बाद जिस प्रकार से फिर हमारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की महिला पहलवानों के साथ जो हुआ और जिस प्रकार से प्रशासन की उसमें बेरुखी रही, तो ये बहुत सी चीजें थी जो जुड़ती चली गई। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल ने बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल बीजेपी द्वारा हरियाणा में सीएम बदले जाने के बाद उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम मनोहर लाल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी और एंटी इनकम्बेंसी के चलते पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें पद से हटाया। और भुक्कल कांग्रेस के घर घर कांग्रेस और हर घर कांग्रेस अभियान के तहत बता दें कि झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा के साथ डोर टू डोर कर रहे थे और बीजेपी ने प्रदेश को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध में नंबर 1 बना दिया। बता दें कि बीजेपी पूर्व मंत्री गीता भुक्कल का बयान सामने आया है और साथ ही एंटी इनकम्बेंसी के चलते उन्हें पद से हटाया गया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा बीजेपी हर वर्ग को परेशान कर रही है। गीता भुक्कल का ये बयान सामने आया है और झज्जर की ये तस्वीरें हैं जहां पर उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। गीता भुक्कल ने कहा कि बीजेपी हर वर्ग को परेशान कर रही है। नारायणगढ़ के वार्ड 10 में स्कूल से घर लौट रही महिला से 2 बाइक सवार ने स्नैचिंग की और साथ ही बाइक सवार युवकों ने महिला का पर्स लेकर वो फरार हो गए और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुट गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पहचाना और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
ना स्कूल से आ रही थी, तो रास्ते में आ रही थी तो ये एकदम बाइक पे सवार होके मेरे पीछे से आए। एकदम इन्होंने मेरा पर्स छीना और एकदम मैं नीचे गिर गई और एकदम मेरे को गोडे में काफी चोट आई है। तो फिर मैंने मतलब सारी गली वाले, मैंने शोर मचाया, सारे गली वाले इकट्ठे हो गए और फिर मैंने पुलिस को कंप्लेंट की। SHO सब ये सब एकदम पुलिस वाले मतलब पूरी इन्होंने एकदम कार्रवाई की है और ये फिर इन्होंने ये उसमें कैमरे में इनकी मतलब वो आ गई है इनकी पूरी हमारी पुलिस वालों ने हमारी पूरी हेल्प की, पूरी हमारी सहायता की गई है। साथ के साथ स्टाफ साथ के साथ हमें गाड़ी में बिठा के आया, कैमरे चेक किए हैं और उसके बाद दोबारा फिर कैमरे चेक किए हैं। उसके बाद रात को हमारा साथ दिया, रात को 9 बजे वो गिरफ्तार भी किए गए हैं। कल बाद दोपहर करीब 3 बजे के करीब थाने में सूचना प्राप्त हुई है, जैसे वार्ड नंबर 10 में एक रितु नाम की लेडीज है, उनके साथ स्नैचिंग होगी। तो पुलिस तुरंत मौके पे पहुंच गई, वहां के CCTV फुटेज वगैरह चेक करके और कंप्लेंट लेके और लेडीज को पहले हॉस्पिटल में उसका जो भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी उनका ट्रीटमेंट करवा के और दोनों अक्यूज को अरेस्ट कर दिया शाम को। तो आरोपी कौन कौन है जी? आरोपी एक तो लड़का है, ये बड़ा गांव का लड़का है आशू, पहले भी इसके ऊपर चोरी जम करना था। एक लड़का है किशन, जो खजलासा चौक पे रहता है, उसकी कोई फूलों की दुकान है, उस पर भी पहले मुकदमा दर्ज है। ठीक है जी। तो अभी क्या इनको रिमांड पे लेंगे या क्या है? नहीं, अभी फिलहाल इनको आज पुलिस 2 दिन का रिमांड लेके इनसे और भी चोरी वगैरह की हमारे एरिया में जो इबादत हुई है उनके ऊपर कार्रवाई। रोहतक लोकसभा सीट पर पिछली दफा हुए हार से सबक लेते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने इस बार के चुनाव में बैलेट पेपरों की गिनती CCTV की निगरानी में कराए जाने की मांग की। वहीं आपको बता दें कि झज्जर में कांग्रेस के घर घर अभियान के तहत डोर टू डोर प्रचार में जुटे दीपेंद्र हुड्डा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में कतई विश्वास नहीं है और साथ ही जिसका जीता जागता प्रमाण चंडीगढ़ का मेयर चुनाव है और इस चुनाव में वोटों की चोरी कर किस तरह से बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया था। इसलिए लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव तभी संभव है जब बैलेट पेपर की गिनती CCTV की निगरानी में कराई जाए। नहीं कह के कोई बुलाया नहीं गया। मैसेज यही था कि आपने पहुंचना है। 11 बजे हैं, अब तो पेपर हो गया है। मैं समझता हूँ तो बुलाया नहीं बुलाया उस बेकार की बात हो गई है। अब कोई संशय थोड़ा सा होगा पार्टी के बीच में। जब तक अनाउंस नहीं हो जाता अपने मुंह से, जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं कर देते, जब तक बहुत प्रेशर होते हैं, बहुत लोग राजनीति करते हैं, कोई मैं नहीं कह सकता, लेकिन सबको सामंजस्य बिठाकर काम करें। सर विज साहब कारण भी माने जा सकते हैं, जिस तरीके से वो नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं नहीं आऊंगा, तो इसको लेकर भी कुछ ये डिले हो, क्या लगता है? में तो इसी वजह से डिले हुआ है वो, लेकिन मनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है 2:30 बजे तक मान लेंगे। झज्जर में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और बता दें कि स्कूटी सवार महिला को तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्राले ने अपनी चपेट में ले लिया और ट्राले के नीचे कुचल जाने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई और मृतक महिला की पहचान गांव रामपुरा निवासी पूजा के रूप में हुई है। हादसा झज्जर के ड्राइवर्सन रोड पर हुआ और इस मामले में जांच अधिकारी ने बताया कि महिला पूजा अपनी स्कूटी पर सवार होकर अपनी सास को झज्जर बस स्टैंड छोड़ने आई थी और सास को झज्जर बस स्टैंड छोड़ने के बाद जब महिला पूजा वापसी अपने गांव स्कूटी पर सवार होकर जा रही थी तो तभी इस दौरान सुरखपुर मोड़ के पास सामने से तेज गति से आए एक ट्राले ने पूजा की स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसा इतना जबरदस्त था कि बुरी तरह कुचल जाने की वजह से महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हमेशा से ही विवादों में रहे झज्जर नागरिक अस्पताल के स्टाफ की एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है।
बता दें कि यहां इलाज के लिए लाए गए एक नवजात की मौत हो गई और परिजनों ने इसके लिए अस्पताल के स्टाफ को जिम्मेदार बताया। वहीं नवजात के पिता का कहना है कि नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही की वजह से नवजात बच्चे की मौत हुई, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपी स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की। जिला रेवाड़ी के गांव बिठवाना के रहने वाले दिनेश का कहना है कि यहां 4 दिन पहले रेवाड़ी के अस्पताल में बेटा पैदा हुआ था और जानकारी के मुताबिक 4 दिन पहले ही बच्चे का जन्म हुआ था। सिविल हॉस्पिटल जज्जर से आया था, तो हम अपने इसके पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे हाजिर है और शव को डेड हाउस में रखवा दिया। बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम होगा, जैसा नतीजा प्राप्त होगा वैसी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसने शिकायत दी? इसके फादर ने, बच्चे के फादर ने, दिनेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? बिठवाना गांव रेवाड़ी में। तो यहाँ कैसे पहुंचे? ये वहाँ से रेफर किया था रेवाड़ी से रोहतक के लिए। वो किसी कारणवश इनने जज्जर ईसीजी क्या कराते हैं इसलिए यहाँ रोक लिया था। बाद में डॉक्टर ने ये मर्द घोषित कर दिया। अभी आप अपने ड्यूटी रूम में नहीं थे, सोए हुए थे। मैंने आपको वार्निंग भी दी, मैंने कहा आपकी ड्यूटी कर रहे हो क्या? मेरा बच्चा वहाँ पे रो रहा है और मैं तो पेरेंट्स हूँ, मैं तो पूछूंगा। आप कोई भी एडवाइस देगी उसको मैं फॉलो करूँगा। फिर उन्होंने मेरे को रोहतक के लिए एडवाइस दी, भाई रोहतक आप ले जाओ। नहीं, मैंने कहा मैडम यहाँ पे तो कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा है, मेरा बच्चा को तो कोई तो मूवमेंट हो। तो उन्होंने कहा भैया मैं धड़कन जो है वो तो अभी है इसमें, लेकिन सांस की यहाँ पे मशीन अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए हम रोहतक रेफर कर रहे हैं। उन्होंने सर क्या किया, फिर बीच में जो सामुदायिक अस्पताल आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।